नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल हब 98 पर स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 के विज्ञान के पहले चैप्टर का तीसरा भाग पढ़ेंगे। इससे पहले हमने भाग 1 और भाग 2 पढ़ लिया है, जिसमें हमने रासायनिक अपक्रिया और रासायनिक अपक्रिया के प्रकार के बारे में अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। आज के इस वीडियो में हम रासायनिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ ये भी पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार का होता है और रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। इसी के साथ ही हमारा पहला अध्याय समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए। तो रासायनिक समीकरण, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, पहली हेडिंग है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण के बारे में तो वैसे हमने लिख दिया है, लेकिन हम आपको मौखिक रूप से बताना चाहते हैं कि रासायनिक समीकरण रासायनिक अपक्रिया को ही दर्शाने का एक संक्षिप्त रूप है। यानी जो रासायनिक अपक्रिया होती है, कोई भी रासायनिक अपक्रिया हो, उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है। यानी अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं, उनको प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को उनके प्रतीकों में ही व्यक्त कर देना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे हम आपको इंडिकेट कर दे रहे हैं। आप उदाहरण में देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यानी C+O2। और जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच अपक्रिया कराई जा रही है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। यानी यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और साथ ही साथ जो अभिकारक हैं, यानी कार्बन और ऑक्सीजन हैं, इनको शब्दों में न लिख करके प्रतीकों में लिखा गया है। आप यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं, ये कार्बन जो है C का प्रतीक है, और उसके बाद ये ऑक्सीजन, ये जो O2 लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का प्रतीक है। और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जब अपक्रिया कराई जा रही है तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए, आप कार्बन को शब्दों में न लिख करके प्रतीकों में लिखा गया है। उसी तरीके से ऑक्सीजन को भी, और कार्बन और ऑक्सीजन के बाद जो अपक्रिया करने के बाद बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, इसको भी शब्दों में न लिख करके प्रतीकों में लिखा गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रासायनिक समीकरण में हम तत्वों को शब्दों में न लिख करके प्रतीकों में लिखते हैं। जैसे कार्बन का प्रतीक C है, ऑक्सीजन का प्रतीक O है, O2 यहाँ पे लिखा हुआ है, और साथ ही साथ कार्बन और ऑक्सीजन के मिलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, यानी जो उत्पाद बन रहा है, उसको भी हमने प्रतीकों में ही लिखा है, फार्मूले की तरफ लिखा हुआ है CO2। तो यहाँ पे आप देखिए, परिभाषा भी हमने लिख दिया है। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारकों तथा उत्पादों का उनके प्रतीकों में निरूपण ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। निरूपण का मतलब कह सकते हैं कि उनकी जगह पर या उनके स्थान पर, यानी रासायनिक अपक्रिया में जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं, उनको शब्दों में नहीं लिख करके प्रतीकों में लिखा जाता है, यानी प्रतीकों में निरूपण कर दिया जाता है। उसे ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। उदाहरण के तौर पे यहाँ पे हमने आपको समझा ही दिया कि C+O2 = CO2, इसको हमने प्रतीकों में व्यक्त किया है। अब एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे, उदाहरण के नीचे भी हमने इस बात को स्पष्ट लिख दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो कि इस अभिक्रिया में कार्बन व ऑक्सीजन को शब्दों में न लिख करके प्रतीकों में लिखा गया है, जो रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। अब आते हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार के बारे में, देखते हैं कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पे हमने मेंशन भी किया हुआ है कि यह 2 प्रकार का होता है, जिसमें हमारा पहला है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक समीकरण के प्रकार में पहला जो है हमारा, वो संतुलित रासायनिक समीकरण है। संतुलित रासायनिक समीकरण है। तो संतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होता है कि तीर के बाएं साइड में, यानी जो यहाँ पे लिखा हुआ है LHS या बायां पक्ष, और तीर के दाएं साइड में, यानी इधर तीर के दाएं साइड में जो लिखा हुआ है, जहाँ पे लिखा हुआ है RHS या दायां पक्ष, यानी तीर के बाएं साइड इधर और तीर के दाएं साइड इधर, दोनों तरफ जो तत्व होंगे उनके परमाणुओं की संख्या समान होगी। या ऐसे भी कह सकते हैं कि तीर के बाएं तरफ
यानी इधर, और तीर के दाएं तरफ तीर के दाएं तरफ यानी इधर परमाणुओं की संख्या समान होती है। तो तीर के बाएं तरफ और तीर के दाएं तरफ जब परमाणुओं की संख्या समान होती है, एक बराबर होती है, तो वहाँ पे संतुलित रासायनिक समीकरण होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, संतुलित रासायनिक समीकरण, यानी यहाँ पे रासायनिक समीकरण संतुलित है। दोनों पक्ष में जो परमाणुएं हैं, परमाणुओं की संख्या है वो बराबर है। आप यहाँ पे आप काउंट भी कर सकते हैं, और काउंट हम यहाँ पे करके दिखा भी दे रहे हैं आपको कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है 2H2। 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन, इस 2 का नीचे वाले 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 2H2 यानी 4 हाइड्रोजन, और इधर भी देखिए तो 2H2 आपको मिल जाएगा, शुरू में ही 2H2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ भी 4 हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन भी 4 हो गए, दाएं साइड में भी और बाएं साइड में भी। उसी तरीके से आप ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ पर भी लिखा हुआ है ऑक्सीजन, O2 लिखा हुआ है, यानी 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन जो है 2 है। O के सामने यानी पूरे फार्मूले के सामने जब 2 लिखा होता है, तो इसका मतलब सब में 2 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ जब 2 का गुणा करेंगे आप, तो 2 ऑक्सीजन हो जाएगा, यानी तीर के बाएं साइड में भी यानी इधर भी, और तीर के दाएं साइड में यानी इधर भी ऑक्सीजन की संख्या बराबर है। वैसे अगर आप टोटल करके देखेंगे कि पूरे परमाणुओं की संख्या देखा जाए, तो यहाँ पे देखिए 2H2 लिखा है, यानी 2H2 लिखा हुआ है, तो यह इसका मतलब ये हुआ कि 4 हाइड्रोजन, 2H2 का मतलब 4 हाइड्रोजन, और O2 का मतलब 2 ऑक्सीजन। तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हो गए और इधर 2 ऑक्सीजन हो गए। यानी अगर टोटल सिर्फ परमाणुओं की बात की जाए कि चाहे कोई भी तत्व हो, उसके परमाणुओं को एक साथ जोड़ लिया जाए, तो भी यहाँ पे आप देखेंगे 6 ही परमाणु हो रहे हैं, और यहाँ भी इधर देखेंगे इस साइड में तो 2 ऑक्सीजन हो रहा है और 4 हाइड्रोजन हो रहा है। तो जब 2 ऑक्सीजन और 4 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो 6 टोटल हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि तीर के दाएं साइड एक मिनट, तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान है, अतः हम कह सकते हैं कि यह रासायनिक समीकरण जो है ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। अब आते हैं दूसरे प्रकार पर कि समीकरण का दूसरा प्रकार क्या है। तो दूसरा आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको हमने हाईलाइट कर दिया है, असंतुलित रासायनिक समीकरण। यहाँ पे आप देख सकते हैं दूसरा जो है प्रकार है रासायनिक समीकरण का, दूसरा प्रकार है असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो असंतुलित रासायनिक समीकरण जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, असंतुलित यानी संतुलित नहीं रहेगा। इसके पहले वाला था संतुलित, यानी संतुलन रहेगा, उसमें दोनों तरफ जो है परमाणुओं की संख्या समान रहेगी। लेकिन ये है असंतुलित, यानी दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या असमान रहेगी, यानी बराबर नहीं रहेगी। तो नाम से ही पता चल रहा है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण में जो परमाणुओं की संख्या होगी वह एक समान नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि तीर के दाएं तरफ यानी इधर, तीर के दाएं तरफ और तीर के बाएं तरफ यानी इधर परमाणुओं की जो संख्या होगी वह समान नहीं होगी। आप वैसे भी देख सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जब आप काउंट करेंगे तो यहाँ देखेंगे मैग्नीशियम तो हमारा एक इधर भी है और एक इधर भी है, तो मैग्नीशियम तो हमारा दोनों तरफ एक ही है। यानी अगर मैग्नीशियम की बात की जाए तो मैग्नीशियम बाएं साइड में भी यानी इस साइड में भी एक है, और यहाँ पे देखेंगे तो इस साइड में भी एक है। लेकिन जब ऑक्सीजन को देखेंगे तो ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, लेकिन इधर एक ही ऑक्सीजन है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ऑक्सीजन बाएं तरफ 2 है और दाएं तरफ 1 है, तो इसका मतलब ऑक्सीजन की संख्या बराबर नहीं है। तो जब किसी भी तत्व की संख्या बराबर नहीं रहेगी, कहने का मतलब किसी भी तत्व के परमाणु की संख्या बराबर नहीं रहेगी, तो वह असंतुलित माना जाएगा। यानी हम अगर एक वाक्य में कहें तो तीर के बाएं साइड और तीर के दाएं साइड अगर परमाणुओं की संख्या यानी तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान नहीं है, तो वह असंतुलित मानी जाएगी। यहाँ पे हम इंडिकेट भी कर दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं, चिन्हित करके दर्शा दे रहे हैं कि तीर के बाएं साइड आप देखिए जहाँ पे हम गोला पार रहे हैं,
और तीर के दाएं साइड देखिए यहाँ पर अगर आप टोटल परमाणुओं की संख्या देखेंगे तो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है और ऑक्सीजन 2 है, कुल 3 हो जा रहे हैं। और इधर मैग्नीशियम भी 1 है, ऑक्सीजन भी 1 है, यानी कुल 2 ही हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यह असंतुलित रासायनिक समीकरण है। और इस चीज़ को हमने यहाँ पे लिख भी दिया है जैसे करके कि ऊपर दिए गए समीकरण में ऑक्सीजन की संख्या समान नहीं है, जो असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण है। बहुत ही आसान भाषा में इसको हमने लिखा है दोस्तों, आप इसको बहुत ही सरल तरीके से समझ सकते हैं। कुछ भी इसमें आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप एक बार समझ जाएंगे तो आपको ये जीवन भर नहीं भूलेगा। अब यहाँ पर हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इस हेडिंग में ही लिखा हुआ है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की हिट एंड ट्रायल विधि। यह आपके बुक में मिलेगा, तो आप इसको देखिएगा कि हिट एंड ट्रायल की विधि के द्वारा किताब में भी सारा रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के बारे में दिया हुआ है, समझाया हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे आपको बहुत ही शॉर्ट में समझा दिया है, आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश की है कि जितना आसानी से आप समझ सकें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि आपको जो है एग्ज़ाम में जब आएगा तो आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है ताकि आपका अच्छे से अच्छा नंबर उठे। तो आप शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जो हिट एंड ट्रायल विधि है उसमें होता क्या है। तो हिट एंड ट्रायल विधि में कुल 7 चरण होते हैं। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना है कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए जब आप हिट एंड ट्रायल विधि का उपयोग करते हैं तो उसमें कुल 7 चरण होते हैं। तो पहले चरण में जो चरण नंबर 1 होता है, इसमें आप तीर के बाएं साइड यानी इधर और तीर के दाएं साइड यानी इधर जो भी आपको दिखाई दे रहा है उसको बॉक्स में कर लेना है। यानी यहाँ पे देखेंगे आप Fe है फेरस, यहाँ H2O है यानी जल, तो फेरस को ब्रैकेट में कर ले रहे हैं, H2O को भी ब्रैकेट में कर ले रहे हैं। और तीर के दाएं साइड में यानी उत्पाद के रूप में जब देखेंगे तो Fe3O4 है, इसको भी ब्रैकेट में कर लेंगे और साथ ही साथ H2 को भी ब्रैकेट में कर लेंगे। तो पहले चरण में कुछ नहीं करना है पहले चरण में सिर्फ ब्रैकेट में आप करेंगे। अब उसके आगे चलते हैं, दूसरे चरण में देखते हैं क्या होता है। दूसरे चरण में हम ये देखेंगे कि किस तत्व के परमाणु की संख्या कितनी है, और उसके लिए हम एक सूची बनाएंगे। एक लेफ्ट हैंड की सूची बनाएंगे, एक राइट हैंड की सूची बनाएंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड की सूची बनी हुई है यानी अभिकारक, और इधर राइट हैंड की सूची बनी है यानी उत्पाद। तो अभिकारकों की अलग सूची बनाई है हमने और उत्पाद की अलग सूची बनाई हुई है। तो आप वैसे भी देख सकते हैं समीकरण में जब आप देखेंगे, एक सेकंड, हाँ, समीकरण में जब आप देख रहे हैं तो यहाँ देख रहे हैं कि फेरस 1 है, तो यहाँ हमने फेरस को 1 करके दर्शा दिया है। उसके बाद हाइड्रोजन को यहाँ पर देखेंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 2 है, आपको दिख रहा होगा H2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हमने हाइड्रोजन 2 लिख दिया है। और ऑक्सीजन 1 है, तो ऑक्सीजन को हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है। यानी अभिकारक में जो तत्वों के परमाणुओं की संख्या है वो कितनी है हमने यहाँ पे आपको लिख दिया है। अब हम चलेंगे तीर के दाएं साइड यानी उत्पाद में। तो उत्पाद में हम क्या देख रहे हैं कि जो Fe है वो 3 है, क्योंकि Fe के नीचे लिखा हुआ है 3 यानी Fe3, तो Fe की संख्या 3 हो गई। और O के नीचे लिखा हुआ है 4, तो यहाँ पर देखेंगे आप ऑक्सीजन का सबसे लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑक्सीजन की संख्या है 4। और हाइड्रोजन यहाँ पे लिखा हुआ है 2, यानी हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन की संख्या उत्पाद में कितनी है 2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेरस भी बराबर नहीं है, ऑक्सीजन भी बराबर नहीं है, सिर्फ हाइड्रोजन बराबर है। तो यहाँ पे हम हाइड्रोजन को छोड़ दे रहे हैं। अब हम देखेंगे कि जब 2 तत्व हैं जिनकी परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, तो सबसे पहले हम उस तत्व को संतुलित करेंगे
जिसकी संख्या ज़्यादा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है, 1 मिनट हटा दे रहे हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा कि जो ऑक्सीजन है इसकी संख्या ज़्यादा है, क्योंकि ये कुल 5 हो जा रहे हैं संख्या में। टोटल करेंगे इसका तो 5 हो जा रहे हैं। उत्पाद में 4 हैं और अभिकारक के रूप में 1 है। लेकिन Fe3 की Fe की बात आप करेंगे तो उत्पाद में तो 3 है, लेकिन अभिकारक में सिर्फ 1 ही है। यानी यह दोनों तरफ मिला के 4 है और ऑक्सीजन दोनों तरफ मिला के 5 है। तो ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या ज़्यादा है, तो इसलिए सबसे पहले हम ऑक्सीजन को संतुलित करेंगे। तो चलते हैं चरण नंबर 3 में ऑक्सीजन को संतुलित करने। अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्सीजन यहाँ पे एक था पहले, ये 4 हमने बाद में लिखा हुआ संतुलित करने के लिए। ऑक्सीजन पहले यहाँ पे 1 था और यहाँ पे ऑक्सीजन पहले से ही 4 था। तो जब यहाँ पहले से 4 ऑक्सीजन था और यहाँ पे सिर्फ 1 ही ऑक्सीजन था, तो इसलिए हमने यहाँ पे 4 लिख दिया है। इसका मतलब 4 का मल्टीप्लाई हो गया है। तो जब 4 का गुणा ऑक्सीजन में हो जाएगा तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 4 हो जाएगी। तो ऑक्सीजन की संख्या बाएं साइड में भी 4 हो जाएगी और दाएं साइड में भी 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो जा रहा है बराबर। अब जब ऑक्सीजन बराबर हो गया तो हम देखेंगे कि उसके बाद कौन सी संख्या बच रही है जिसके परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। तो अब उसके बाद देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन, तो यहाँ पे हमने बराबर कर दिया, क्योंकि इधर भी 4 ऑक्सीजन है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है, दोनों तरफ ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई। लेकिन जब यहाँ पे हम ऑक्सीजन को संतुलित कर रहे हैं बाएं साइड में, तो देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा हो जा रही है, यानी हाइड्रोजन 8 हो जा रहा है। और यहाँ पे पहले हाइड्रोजन 2 ही था, इसको हमने संतुलित करने के लिए 4 यहाँ पे बाद में लिखा हुआ है। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे संतुलित करने के लिए हमने यहाँ पे, क्योंकि 4 पहले लिखा हुआ था ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, तो जब ऑक्सीजन को संतुलित किए थे तो यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया था 8, हाइड्रोजन हो गया था 8। तो इधर 2 ही था पहले, तो इसको भी संतुलित करने के लिए हमने उसके आगे 4 लिख दिया था। कहने का मतलब ये है कि जब भी आप किसी तत्व के परमाणुओं की संख्या को संतुलित करेंगे तो साथ ही साथ यह भी देखेंगे कि कहीं दूसरे तत्वों की संख्या इधर से उधर तो नहीं हो रही है, मतलब कम ज़्यादा तो नहीं हो रही है। तो जब उसको देखेंगे तो पूरी तरीके से देखेंगे। और अगर मान लीजिए किसी एक तत्व को संतुलित करते वक्त दूसरे तत्व की संख्या कम ज़्यादा हो रही है तो उसको भी संतुलित करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे, आप जब शुरू से देखेंगे एकदम शुरू में, तो हाइड्रोजन जो था उत्पाद में यहाँ पे सिर्फ 2 ही था और इधर भी 2 ही था। लेकिन जब संतुलित किया गया था ऑक्सीजन को यहाँ पर, तो ऑक्सीजन तो 4 हो गया था, लेकिन हाइड्रोजन भी बढ़ गया था। हाइड्रोजन यहाँ पे कुल 8 हो गया था। और जब हाइड्रोजन यहाँ 8 हो गया और यहाँ पहले से 2 ही था, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ भी 4 से हमें गुणा करना पड़ा, तब जाके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों की संख्या बराबर हो पाई थी। यानी तीर के बाएं साइड में और तीर के दाएं साइड में ऑक्सीजन भी बराबर हो गया और हाइड्रोजन भी बराबर हो गया। तो ये चरण 4 तक आपका यहाँ पे पहुँच गया है। अब देखेंगे चरण 5। चरण 5 में हम चरण 5 में हम देख रहे हैं कि अभी इसको यहाँ पे मान लीजिए हम इसको मिटा दे रहे हैं। यहाँ पे चरण 5 में हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन की संख्या तो 8 हो गई है, इधर भी हाइड्रोजन की संख्या 8 है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 हो गया था, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, 1 मिनट, यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा साफ। अब देखिए, तो हाइड्रोजन यहाँ पे आपका 8 हो गया, यहाँ पे भी हाइड्रोजन आपका 8 हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पे आपका 4 है, यहाँ पे भी आपका ऑक्सीजन 4 हो गया। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, लेकिन Fe को देखेंगे, ये यहाँ पे 3 पहले नहीं था, इसको संतुलित करते वक्त लिखा गया है।
अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि तीर के दाएं साइड यानी उत्पाद में Fe की संख्या 3 है और इधर कितनी है, 1 है, यानी बाएं साइड में। तो अगर दाएं साइड में 3 फेरस है और बाएं साइड में 1 फेरस है तो बाएं साइड को भी 3 फेरस करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमने 3 से मल्टीप्लाई वहाँ पे किया हुआ है, जो अभी आपको दिख जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अब देखिए चरण 5 तक हमारा फेरस भी बराबर हो गया है। इधर भी 3 फेरस है, इधर भी 3 फेरस है। हमारा हाइड्रोजन भी बराबर हो गया है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी 8 हाइड्रोजन है। और हमारा ऑक्सीजन भी बराबर हो गया है, इधर भी 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है। तो चरण 5 तक हमारा समीकरण जो है संतुलित हो गया है। अब छठे चरण में हम क्या करते हैं कि छठे चरण में हम सभी बॉक्स को हटा देंगे, यानी जो रासायनिक समीकरण को हमने संतुलित करते वक्त बॉक्स लगाया था उस बॉक्स को हम हटा देंगे। तो छठे चरण में बस इतना ही होगा कि बॉक्स को हटा देंगे। और सातवें चरण में हम सातवें चरण में हम जो तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्थाओं को लिखेंगे। यानी छठे चरण तक तो हमारा रासायनिक समीकरण संतुलित भी हो गया और बॉक्स भी हट गया, लेकिन सातवें चरण में हम देखेंगे कि इसमें भौतिक अवस्था किसकी क्या है, यानी जो भी तत्व हैं उनकी भौतिक अवस्था क्या है। कहने का मतलब ये हुआ कि सातवें चरण में भौतिक अवस्था के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं फेरस सॉलिड होता है तो इसके सामने हमने ऐसा लिखा हुआ है। 4H2O ये चूँकि गैस के रूप में है इसलिए यहाँ पे हमने G लिखा हुआ है। Fe3O4 यह सॉलिड है यानी ठोस है इसलिए इसके सामने ऐसा लिखा हुआ है। और हाइड्रोजन जो कि ये गैस है तो इसके सामने भी गैस लिखा हुआ है। और इस चीज़ को हमने नीचे भी लिख दिया है कि यहाँ पर यस का मतलब, जो यस लिखा हुआ है यस का मतलब सॉलिड है और जी का मतलब गैस है। तो आज के इस वीडियो में हमने रासायनिक समीकरण और उसके प्रकार के बारे में समझ लिया। साथ ही साथ हिट एंड ट्रायल विधि से रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है ये भी हमने इसको समझ लिया। और उम्मीद है आप लोगों को भी समझ में अच्छी तरीके से आ गया होगा। और अगर आपको एक बार में समझ न आए तो आप इसको 2 बार 3 बार देख सकते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर आप एक ही बार में अच्छी तरीके से देख लेंगे तो आपको एक ही बार में समझ आ जाएगा। अन्यथा आप इसको 2-3 बार भी देख सकते हैं, 2-3 बार में आपका, मुझे पूरा उम्मीद है, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के इस वीडियो के साथ हमारा विज्ञान का जो पहला अध्याय था रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं रासायनिक समीकरण, वह समाप्त हो चुका है। यानी जो हमारे विज्ञान के चैप्टर का विज्ञान का जो हमारा पहला चैप्टर था रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, यह पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। अब इसके अगले वीडियो में हम जितने भी प्रश्न हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हों, चाहे वो रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए भी कुछ क्वेश्चन दिया होगा, उसके बारे में भी हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इस वीडियो को बस यहीं तक रखते हैं। और आखिर में बस आपसे यही कहेंगे कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। जैसे यहाँ से, और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी आप इस लिंक को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आप तक भी नोटिफिकेशन पहुंचे। और अपने दोस्तों के भी लिंक शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जो भी हम वीडियो डालें वो उन तक पहुंच जाए और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।